वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 5th ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप लोग चैप्टर को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे टॉपिक्स को। देखो, ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार जो वीडियो देख लिया वो आपने हमेशा आपको याद रहेगा। आप उसको रिवाइज करिए, आप जो नोट्स बना रहे हैं उनको रिवाइज करिए, एनसीईआरटी में से टेक्स्ट को रीड करिए तो आपको और अच्छा समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब अपन ने लास्ट वीडियो में हेनरी लॉ डिस्कस किया था, वहाँ पे अपन ने प्रेशर P = KH × X वाला फार्मूला देखा था। तो वो उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन में है, मतलब अपने दो न्यूमेरिकल करे थे। उसी के बाद आपको हेडिंग डालनी है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, कि टेम्परेचर वेरी करने पे सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आएगा किसी भी गैस के लिक्विड के अंदर। तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब होता क्या आपको याद है, P = KH × X। X इज द मोल फ्रैक्शन। अब जब भी आप टेम्परेचर को रेस करते हो, टेम्परेचर रेस करोगे तो KH की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, KH, अब आपको याद हो हेनरी लॉ के स्टेटमेंट में अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, तो KH एक कांस्टेंट था। अगर आप टेम्परेचर को रेस करोगे तो KH वेरी होगा, है ना। अब किसी भी फिक्स प्रेशर के लिए अगर मैं KH को इंक्रीज कर दूंगा, KH को इंक्रीज कर दूंगा तो X की वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए KH को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, वो कब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो X की वैल्यू कम होगी तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन में आ रहा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि गैस का कंपोजिशन लिक्विड के अंदर कम हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए लिख सकते हैं इसमें, एज टेम्परेचर इंक्रीज वैल्यू ऑफ KH डिक्रीज, देयरफॉर X डिक्रीजेज। X क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ गैस in a liquid decreases on increasing temperature. This is the key concept, on increasing temperature. अब सिंपल सा कंसेप्ट है यार। कोल्ड ड्रिंक आपने देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक अगर आप ठंडी पियोगे तो उसमें से CO2 के बबल्स बाहर निकलते रहते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर की कोल्ड ड्रिंक या थोड़ी सी हॉट कोल्ड ड्रिंक को अगर आप ग्लास में फिल करते हो ना, तो उसमें से आपको वो वेपर्स या वो बबल्स निकलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी गैस बहुत आसानी से स्केप हो जाएगी। ठंडी अगर कोल्ड कंडीशन ना, तो कोल्ड कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी CO2 की उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, हॉट कंडीशन में सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहेगी, तो ईजिली एस्केप हो जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसको अपन लीच चटल प्रिंसिपल की हेल्प से भी समझा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ जाता है, उससे मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है। मोल फ्रैक्शन कम होने से कंपोनेंट ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बस इतना सा आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट टॉपिक अपना एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट फ्यू एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो ये टॉपिक अपन को उसके बिहाफ पे पढ़ना है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, जो मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगा आपको नोट डाउन करना है। तो पहली एप्लीकेशन है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अभी कुछ देर पहले भी आपको समझा रहा था कि कैसे काम में आएगा। देखो, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर क्या होता है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर आर नथिंग बट दीज आर कार्बोनेटेड वाटर। क्या होता है, ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। इसमें क्या होती है, CO2 डिजॉल्व होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर ये क्या होते हैं आपके, इनको अपन बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। अब इट मीन्स इसमें CO2 डिजॉल्व है पानी के अंदर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CO2 डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो, जितना ज़्यादा CO2 डिजॉल्व होगा उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी CO2 की किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, किसी भी सोडा वाटर के अंदर। अब आपको ये डिजॉल्व कब ज़्यादा होगी, जब उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अच्छी हो। जितना ज़्यादा वो डिजॉल्व कर पाएगा CO2 को अपने अंदर, तो उतनी ज़्यादा वो CO2 होल्ड कर पाएगा। तो अपन को कंडीशन याद है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, KH कांस्टेंट है, तो आपका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या होता है,
इस कंसेप्ट में जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर वो मैन्युफैक्चर करते हो तो वहाँ पे उनको हाई प्रेशर पे सील पैक किया जाता है, ठीक है। तो दे पैक्ड और सील्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज the solubility of CO2 in the given solution जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक का या सोडा वाटर का सॉल्यूशन है उसको सील पैक करेंगे बहुत हाई प्रेशर के अंदर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो टारगेट है सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर मैन्युफैक्चर करने का, उसमें आपको अमाउंट बढ़ाना है CO2 का। तो वो कब अमाउंट बढ़ेगा, जब आप वहाँ पे प्रेशर को हाई रखो और साथ में क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी लो कर देंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर करने पे क्या हो जाएगा, KH डिक्रीज हो जाएगा तो भी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो पर NCERT में हाई प्रेशर कंडीशन की बिना पर दो कंडीशन बता रहा हूँ, एक तो हाई टेम्परेचर हो और एक हाई प्रेशर हो एंड लो टेम्परेचर हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इन डीप सी डाइविंग। अब देखो डीप सी डाइविंग क्या होती है, अगर आप लोगों ने वीडियो से डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो बहुत डीप सीज में जाते हैं और कुछ चीज़ों को ढूंढने या मरीन लाइफ का एडवेंचर करने, वो सब वहाँ पे विजिट करने जाते हैं। तो डीप सी डाइविंग में आपको याद है ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कैरी करना पड़ेगा। जब भी आपको वाटर में लॉन्ग टाइम तक रहना है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा। अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करने में क्या प्रॉब्लम होगी, देखो जो आप अर्थ के ऊपर सरफेस पे ब्रीथ कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप पानी के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 में तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अलग है और जो वाटर आप जितनी डेप्थ में जाओगे तो वाटर आपके जो ऊपर है उसका प्रेशर अलग क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में पैरामीटर आपके चेंज हो जाएंगे। जब आप ऊपर सरफेस पे ब्रीथ कर रहे हो तो 180 पे ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन डिजोल्व होगी गैसेस के आपके ब्लड के अंदर वो कुछ और होगी। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा आपकी बॉडी के ऊपर, जब आप ब्रीथ करोगे तो जो कंसंट्रेशन होगी, प्रेशर बढ़ने से कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इंक्रीज इन ब्लड। तो आप बोलोगे सर अच्छी बात है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर तो और अच्छा है ना, ऑक्सीजन अच्छी होगी बॉडी के अंदर। पर ठीक है, ऑक्सीजन को बढ़ना तो अच्छी बात है, पर आपको याद हो उस एयर के अंदर जो आप ब्रीथ करते हो उस एयर के अंदर 71% नाइट्रोजन होती है। तो जब सरफेस पे ब्रीथ करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब डीप सी डाइविंग मतलब जब बहुत हाई प्रेशर पे ब्रीथ करेंगे तो आपकी ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए या उस प्रॉब्लम से क्या होता है अपन देखते हैं यहाँ पे आगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, देखो मैंने यहाँ पे पूरा आपको समराइज करके लिखी हुई थ्योरी। डीप सी डाइवर्स स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ फ्रॉम टैंक फिल्ड बाय एयर। ये बात समझ में आती है कि उनको ब्रीथ करने के लिए टैंक ले जाना पड़ेगा, उसमें एयर फिल्ड होगी, है ना, या तो ऑक्सीजन फिल्ड होगा प्योर या फिर एयर फिल्ड होगी। दे ब्रीथ अंडर हाई प्रेशर सो द कंसंट्रेशन इंक्रीज इन दर ब्लड। अब देखो यहाँ पे हेनरी लॉ काम में आ रहा, P प्रोपोर्शनल टू आपका था मोल फ्रैक्शन X, है ना। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी गैसेस की ब्लड के अंदर, ठीक है। व्हेन डाइवर्स कम आउट, अब ये तो ठीक है जब आपने वहाँ पे ब्रीथ कर लिया कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप जैसे ही ऊपर आओगे सरफेस पे, जैसे ही ऊपर आओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से क्या होगा, आपकी जो वहाँ पे गैसेस डिजोल्व थी ब्लड में उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी प्रेशर कम होने के साथ। जैसे आप सरफेस पे आए तो जब आप सरफेस पे आओगे तो वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, तो नाइट्रोजन रिलीज होना चाहिए ब्लड के अंदर से, ठीक है। नाइट्रोजन ब्लड के अंदर से रिलीज होना चाहिए। तो जब रिलीज होगी ना, देखो पढ़ो यहाँ पे, when divers come towards surface the pressure gradually decreases, this release the dissolved gases and lead to the formation of bubbles। P कम होगा तो X कम होगा,
तो नाइट्रोजन की सॉलिडिटी कम हो जाएगी ना। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेस एंड लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। तो बबल जब नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी तो बबल्स की फॉर्म में वो हो सकता है ट्रैप्ड हो जाए। अगर प्रेशर का वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सडनली प्रेशर डिक्रीज होता है आपके टॉप पे आने पे, सरफेस पे आने पे, तो वहाँ पे नाइट्रोजन के बबल्स आपके ब्लड के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। तो सम ऑफ द बबल्स आर ट्रैप्ड इन कैपिलरीज। तो कुछ बबल्स आपके जो ब्लड की कैपिलरीज है, वेन से, उसमें ट्रैप्ड हो सकते हैं और उससे कंडीशन क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं बैंड्स। अब बैंड कंडीशन ये बायोलॉजिकल टर्म है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को काफ़ी पेन होता है और वो उसकी डेंजरस भी होती है। मे बी उसको कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन फेलियर हो जाए, है ना। अब इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करा जाता है, एक बार आप वीडियो पॉज करके पॉइंट लिख लीजिए, मैं फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप करने वाला हूँ। अब इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, जनरली वहाँ पे उस टैंक में जो हवा से फिल्ड है उसमें थोड़ी सी हीलियम डिसॉल्व कर देते हैं। हीलियम डिसॉल्व करने से क्या होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज वहाँ पे कम हो जाता है। तो वहाँ पे जो परसेंटेज रेशियो लेते हैं वो हीलियम का होता है। हीलियम आप क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, हीलियम लेंगे 11.7%, ठीक है। नाइट्रोजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जनरली आपकी एयर में 21% होती है और नाइट्रोजन 71%। तो नाइट्रोजन को अपन ले लेते हैं 56.2% और ऑक्सीजन आपकी हो जाती है अराउंड 32% अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखिएगा इसमें कि टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन। इसमें आप लिखिएगा to avoid band as well as toxic effect of nitrogen in the blood, to avoid band as well as to remove the toxic effect of nitrogen in bloods. The tank used by scuba divers are filled with air which is diluted with helium. The tanks are filled with air which is diluted with helium. अब डाइल्यूट तो कर दिया हीलियम के साथ, पर उसका कंपोजिशन क्या होगा, वो कंपोजिशन आपका ये होगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका सेकंड एप्लीकेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जब आपने टैंक में ऑक्सीजन वो एयर फिल करी, आप डीप सी में चले गए नीचे, वहाँ आपने ब्रीथ किया, हाई कंसंट्रेशन थी, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गई। जैसे ही आप टॉप पे आओगे तो प्रेशर कम होगा, तो नाइट्रोजन जो ब्लड के में डिजॉल्व ज़्यादा हो गई थी वो रिलीज़ होगी। तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर उसके बबल्स ट्रैप हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स और वो काफ़ी पेनफुल और डेंजरस होती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, हीलियम फिल करते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होती है, अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी और डिसॉल्व में नहीं होगी। तो उसमें अपन गैसेस का रेशियो ये लेते हैं। अपन ने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, नाइट्रोजन की कम कर दी, हीलियम को ऐड कर दिया। हीलियम से इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अपना था यहाँ पे सेकंड नंबर की एप्लीकेशन। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है। अब वो सेकंड एप्लीकेशन थी जब आप ग्राउंड लेवल से सी में जा रहे हो। थर्ड एप्लीकेशन है जब ग्राउंड लेवल से आप टॉप पे जा रहे हो, मतलब फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ी माउंटेन्स एरिया में जा रहे हैं। देखो क्या होगा, माउंटेन एरिया पे जाओगे तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अब देखो प्रेशर कम होगा तो आपको याद है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी एयर के अंदर। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी एयर के अंदर कम हो गई, जब आप ब्रीथ करोगे तो आपको भी ऑक्सीजन की अमाउंट कम मिलेगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलेगा तो वो भी आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्लाइंबर्स एंड पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड फील वीक। तो अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन अपन थोड़ा वहाँ पे वीक फील करेंगे, या फिर हो सकता है अपन को थोड़ा सा वहाँ पे थिंकिंग प्रॉपरली, मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली, वहाँ पे थोड़ी सी उनकी माइंड के वर्क करने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। बच्चों ये मैंने प्रैक्टिकली भी फील करा हुआ है। एक बार हम वहाँ पे गए थे, हाँ गैंगटॉक में है हाई एरिया, नाथुला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर है, बहुत हाई पीक पर है। तो वहाँ पे जैसे हम बिल्कुल टॉप बॉर्डर पर पहुँचे, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता था ब्रीथ करने पे। क्योंकि वहाँ पे इतनी हाई कंडीशन थी। तो हाई
मतलब हाइट ज़्यादा थी तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से आपकी ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, तो आप ब्रीथ करोगे तो आपको ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी मिलती नहीं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, थोड़ी सी आपको इनहेल एक्सेल करने में एफर्ट मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है एयर के अंदर तो आप ईजिली ब्रीथ कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आप जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ईजिली मिल जाती है। तो ये भी कंडीशन किसकी, हेनरी लॉ की, क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन आ रही है, प्रेशर कम होने पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम हो गई प्रेशर कम होने से। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये अपना टॉपिक कवर होता है, अपन देखेंगे आगे के टॉपिक, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में लूँगा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी बेस है, सिर्फ आपको अपना लॉजिक लगाना है और आंसर देना है, और कुछ मेमोरी पार्ट भी है इसमें। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ फॉर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो स्टेटमेंट ऑलरेडी आप जानते हो क्या स्टेटमेंट है, मैंने आपका नोट्स में लिखवा दिया, तो आप वो वहाँ से लिख सकते हैं। अगला पार्ट इसमें एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच, है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी वो थोड़े सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेर के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट का यूनिट है, जो भी बातें के एच के बारे में आप जानते हो ना, आपको सब लिखनी है यहाँ पे। यूनिट होगा इसका एटीएम या फिर बार या फिर पास्कल, जो भी प्रेशर यूनिट है वो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट यूनिट होगा। और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, है ना। इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे कांस्टेंट रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा वेरी हो जाएगा, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या लिखनी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ के एच इज़ वेरी हाई, अगर के एच आपका हाई है तो आपकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना। इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होनी पड़ेगी एट सेम प्रेशर, तो के एच बढ़ने पे सॉल्बिलिटी कम होती है और के एच के घटने पे सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना लिख दो, बहुत है। फिर आगे आ रहा है एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हीलियम। अब ये एक आपका स्टेटमेंट है, आपको इसने दिया हुआ है कि एक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने पे हाइड्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल है इन वाटर देन हीलियम, ठीक है। अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग है हायर वैल्यू ऑफ के एच। अब देखो मुझे पता है पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब इसने बता दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पे एच ज़्यादा सॉल्युबल है, यानी कि एच का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू हीलियम, सही बात है। अब यानी कि इसमें मुझे पता है कि एच कब ज़्यादा सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन कब ज़्यादा सॉल्युबल होगी, जब के एच की वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो एच इज़ मोर सॉल्युबल, एच इज़ मोर सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल है ज़्यादा, बिकॉज के एच इज लो होगा फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अगला पार्ट ये आ रहा है विच ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच एंड वाई। तो यहाँ पे के एच की हीलियम हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच, हीलियम हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच एंड वाई। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो वो लेस सॉल्युबल है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वहाँ पे कम होगी हीलियम के लिए, तो ऑब्वियसली के एच को हाई होना पड़ेगा। और हाइड्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल यानी कि हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो के एच को लो होना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट अपन ने थ्योरी में पढ़ा है। तो अब ये कंसेप्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन CBSE ऑल इंडिया 2005 में आया हुआ है। तो अराउंड ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर दिस स्टेटमेंट, 1 मार्क फॉर दिस स्टेटमेंट एंड 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप NCERT खोलिए, वहाँ और भी क्वेश्चन है और ट्राई करिए, फिर अपन एक्सरसाइज में और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आप इस चैप्टर का और भी अच्छा पार्ट आने वाला है आगे अगले वीडियो में, तो वो अपन लेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।